हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाने के लिए जा रहे हैं वह आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी है। साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। बच्चों, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसे मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। मधु कांकरिया ने इस यात्रा वृत्तांत में सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने पल पल परिवर्तित होते हुए हिमालय की सुंदरता के साथ साथ वहाँ के लोगों की मेहनत के प्रति अपने आदर और सम्मान के भाव को प्रकट किया है। इसमें लेखिका ने वहाँ के लोगों की संस्कृति, जीवन शैली, वेशभूषा और उनकी आस्थाओं और परंपराओं के विषय में भी बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट आपका है, लेखिका सुबह होते ही बालकनी में क्यों भागी थी? क्या वह उस कार्य में सफल रही? लेखिका गैंगटॉक के जिस होटल में रात्रिकालीन विश्राम के लिए ठहरी थी, वहां के स्थानीय लोगों ने बताया था कि सुबह यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका कंचनजंगा देखने के लिए सुबह होते ही बालकनी की ओर भागी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह कंचनजंगा देखने में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर में जाने पर लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि कभी सूर्योदय देखना है, सूर्यास्त देखना है या कंचनजंगा को देखने की उनकी इच्छा थी। तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति हेतु ही वे प्रातःकाल होते ही बालकनी की ओर भागी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे उस दृश्य को देखने से वंचित रह गए। सेकंड है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना दुस्साध्य कार्य क्यों है? ये रास्ते कैसे बनाए जाते हैं? दुस्साध्य का मतलब होता है मुश्किल से बनाना, कि पहाड़ों को काटकर बड़ी मुश्किल से रास्तों को बनाया जाता है। ये कैसे बनते हैं उसका वर्णन देखिए। पहाड़ों पर रास्ता बनाना अत्यंत दुस्साध्य कार्य है, मुश्किल काम है, क्योंकि कभी कभी इन्हें बनाने में जान भी चली जाती है। पहाड़ी रास्ते बनाने के लिए पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। उसके बाद एक बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक होने पर मृत्यु निश्चित हो जाती है, कि जरा सी भी चूक वहां पर होती है, जरा सी भी असावधानी यदि हो जाए तो तुरंत मनुष्य का जीवन वहां समाप्त हो जाता है। तो इसलिए पर्वतों पर पहाड़ियों पर रास्ता बनाना बहुत अधिक कठिन और मुश्किल कार्य होता है। सिक्किम की औरतों के कार्य और पहनावे का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। सिक्किम की औरतें बड़ी परिश्रमी होती हैं। उनका कार्य पशुओं को चराना, पानी भरना और जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोकर लाना है। कुछ स्त्रियां कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर पहाड़ों पर सड़कें बनाने का दुस्साध्य कार्य भी करती हैं। कुछ अन्य औरतें चाय बागानों से चाय की पत्तियां भी तोड़ती हैं। तो ये सारे सिक्किमी औरतों के कार्य हैं जो कि आमतौर पर वहां की सभी स्त्रियां करती हैं। सिक्किम की युवतियां सिक्किमी परिधान बोकू पहनती हैं, यानी उनकी जो वेशभूषा है स्त्रियों की वो उनकी बोकू है, वो उनके लिए वहां पर प्रसिद्ध है। लेखिका के मन में कटाव के बर्फीले सौंदर्य को देखकर क्या क्या भाव आए, कि कटाव एक टूरिस्ट प्लेस है, उस टूरिस्ट स्थान पर उसके बर्फीले सौंदर्य को देखकर लेखिका के मन में किस प्रकार के भाव या विचार आए थे।
लेखिका के मन में कटाव के बर्फीले सौंदर्य को देखकर आया कि वह भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखे। वह उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींचने लगी ताकि महानगरों के डार्क रूम में इसे बार बार देख सके। मन में भाव आया कि संभवतः ऐसी विभोर करने वाली दिव्यता के मध्य ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों की खोज की होगी। उसके मन में यह भी भाव आया कि यदि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए उसके मन में भी करुणा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उसे मिल्टन की ईव की सुंदरता का ध्यान आया। देखिए, ये आमतौर पर होता है कि बर्फ देखने का शौक, बर्फ देखने की इच्छा हर मनुष्य के अंदर होती है, और जब कभी सौभाग्य से उसे बर्फ देखने का अवसर प्राप्त होता है तो उसे लगता है कि वह जन्नत में आ गया और वह उस परिदृश्य को मन भर के अपने अंदर बसा ले, ताकि वह जब मैदानी क्षेत्र में अपने स्थान पर आए तो एक डार्क रूम में या अंधेरे में बैठकर वह फिर से उस दृश्य को साकार होता हुआ देख सके। फिर दूसरे ही पल लेखिका के मन में यह आया कि जितने भी हमारी वेदों की, पुराणों की रचना हुई है तो शायद इस एकांत स्थान पर बैठकर, इतने सुंदर स्थान पर बैठकर ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल वहां का एक टूरिस्ट प्लेस है, तो उसे देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया था। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देख लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। लेखिका को उस झरने से जीवन शक्ति का अनुभव हो रहा था। झरने का सौंदर्य देख लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बह रही है। उसके नकारात्मक विचार निर्मल धारा में बह गए। वह झरने की ध्वनि सुनना चाहती है तथा अनंत समय तक उसमें बहते रहना चाहती है। कि ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य के अंदर जितनी भी नकारात्मक विचारधाराएं होती हैं, मानो वे उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर समाप्त हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि हम स्वयं भी उसमें विलीन होते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम बहते चले जा रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति लेखिका को वहां पर हो रही थी। यूमथांग के पर्वतीय अंचल के जनजीवन तथा पलामू और गुमला के जंगलों की किस समानता का वर्णन लेखिका ने किया है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। मतलब दो स्थान इसमें बताए हैं, एक स्थान है यूमथांग के पर्वतीय अंचल और दूसरा है पलामू और गुमला के जंगल। तो वहां उन दोनों के बीच में कौन सी समानता लेखिका को दिखाई दी थी? लेखिका ने यूमथांग के पर्वतीय अंचल के जनजीवन तथा पलामू और गुमला के जंगलों में परिश्रमरत स्त्रियों के जीवन की समानता का वर्णन किया है। पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर आदिवासी युवतियां पत्तों की तलाश में वन वन भटक रही थीं। अधिक चलने के कारण उनके पांव फूल गए थे। सिक्किम में ये स्त्रियों हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ रही हैं। यह देखकर लेखिका को यही लगा कि चाहे सिक्किम हो या पलामू, आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। अब आपने देखा कि पलामू और गुमला के जंगलों में पत्तों को बीनने का कार्य स्त्रियां करती हैं, तो वहां पर भी उनके बच्चों की देखरेख करने के लिए घर में कोई नहीं होता है, तो वे अपने बच्चों को पीठ पर बांध लेती हैं और बच्चों को बांधकर उसके साथ ही साथ वे पत्तों को बीनने का कार्य करती हैं, जिसके कारण उनके पांव फूल जाते हैं। लेकिन इतने दुख दर्द के बावजूद भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये स्त्रियां लगातार परिश्रम करती रहती हैं
और यही इन्होंने वहां पे युमथांग के पर्वतीय स्थलों में देखा कि जहां स्त्रियां हाथ में हथौड़े लेकर पत्थरों को तोड़ने का कार्य करती हैं, वे भी अपने बच्चों को पीठ पर एक टोकरी में बांध लेती हैं और उसके साथ साथ वे परिश्रम करने में लगी रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे सुख साधन एक तरफ हैं और उनका जो अभाव है, आंसू हैं, वो उनके एक तरफ है। लायुंग में तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी लेखिका क्या देखकर विचार मग्न थी कि लायुंग में जो तीस्ता नदी प्रवाहित हो रही थी, उसके किनारे पत्थरों पर बैठकर लेखिका क्या सोच रही थी। लेखिका का युमथांग के रास्ते में लायुंग में पड़ाव था। वहां हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी सामने देख रही थी कि बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे बहती कलकल करती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मतलब जहां पर लेखिका बैठी हुई थी पत्थरों पर, उसके सामने ही वे देख रही थी कि एक विशाल झरना नीचे कलकल करती हुई तीस्ता नदी में गिर रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक लिया था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका के मन में विचार आ रहे थे कि पेड़ पौधे पशु सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं, कि चाहे तो वो प्राकृतिक जितने भी दृश्य हैं वहां पर वे समझ लीजिए, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु हैं, चाहे मनुष्य हैं, सब अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी गति से कार्य करने में लगे हुए थे। जैसे मंद मंद हवा का प्रवाहित होना, पेड़ पौधों का झूमना, चांद का बादलों के द्वारा चांद को ढक लेना, इस तरह के जो दृश्य थे। और पशु पक्षी, क्योंकि जब संध्या का समय होता है तो चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हैं, सब अपने अपने निवास स्थान पर वापस लौटते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सब अपनी अपनी लय ताल और गति में कार्य करते रहते हैं। सिक्किम यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका मधु कांकरिया ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ रही हैं। उनका यह काम अत्यंत खतरनाक व कठिन था। गाइड ने बताया कि यह आम जनता है जो इसी प्रकार का जोखिम भरा जीवन जीती है। लेखिका को लगा कि ये औरतें बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। उसने यह भी देखा कि इनके बच्चे भी वहां पढ़ाई ना करके मवेशी चराते हैं। मवेशी का मतलब होता है पशुओं को चराना। मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं। वास्तव में पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा होता है। जो पहाड़ हमें घूमने जाने पर अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं और हमारा मन मोह लेते हैं, वे वहां पर रहने वालों के लिए सहायक नहीं होते। रास्तों को चौड़ा बनाने, पहाड़ों को सुंदर बनाने और चाय के बागानों के सौंदर्य के लिए ये औरतें ही दिन रात काम करती हैं। कि जो हम पर्वतीय स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं, वे पर्वतीय स्थल हमें घूमने में बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं उनका जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। कठिनता से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है कि उस परिश्रम के सामने उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है वह पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। इसीलिए इसमें कहा गया है कि वे जितना काम करके देती हैं, जितने उनके काम से लाभ होता है उतना उन्हें प्राप्त नहीं होता है, वे समाज को अधिक देते हैं। उनके बच्चे भी घर की स्थिति को सुधारने में लगे रहते हैं कि वे पढ़ाई न करके मवेशियों को चराना, पानी भरना आदि इस प्रकार के कार्य उनके बच्चे भी करते हैं। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाजोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए कि जो हम यात्राएं करते हैं वो विभिन्न संस्कृतियों से हमें परिचित कराती हैं। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है, यह बात सत्य है, क्योंकि प्रत्येक स्थान की संस्कृति भिन्न होती है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज दूसरे स्थानों से भिन्न होता है।
यात्रा के द्वारा व्यक्ति इन सबसे परिचित होता है। वह इन संस्कृतियों की तुलना अपनी संस्कृति से करता है और इनकी अपनाने योग्य बातों को वह अपना लेता है। अब पहले आप इतना देखिए कि हम जहाँ किसी क्षेत्र से जाते हैं तो हमारी संस्कृति कुछ और होती है, और जिन दूसरे स्थलों पर हम जाते हैं, पर्यटक स्थलों पर, वहाँ की संस्कृति अलग होती है। सबके अपना अपना रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज होता है, और जब हम अपनी संस्कृति से उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं, और जो चीजें उनसे ग्रहण करने योग्य होती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, उनकी बातें हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे कहीं आपका थोड़ा सा आंसर और है। सानासानी जोड़ी पाठ की लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की। इस यात्रा के माध्यम से उसने हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश के लोगों के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों और व्यवहार को अच्छी प्रकार जाना और समझा। एक स्थान पर लेखिका को वहां के लोगों की इस मान्यता का भी पता चलता है कि खेदुम नामक देवी देवताओं के निवास स्थान पर गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है। सिक्किम की यात्रा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण से खेदुम जो स्थान है वो साफ सुथरा था, सुंदर था, क्योंकि लोगों की ये मान्यता थी कि वह देवी देवताओं का स्थान है। यदि हम वहां पर गंदगी मचाएंगे, गंदगी फैलाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस डर के कारण, इस भय के कारण वहां पर कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं फैलाता था, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता था। सिक्किम की युवती के कथन मैं इंडियन हूं से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। मतलब हम कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस क्षेत्र या संप्रदाय को मानने वाले हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर राष्ट्र होता है। तो इसलिए वहाँ की जो स्त्री थी, सिक्किम की जो युवती थी, उसने अपनी जाति धर्म के विषय में नहीं कहा, उसने कहा मैं इंडियन हूँ, यानी कि मैं भारतीय हूँ। उसने राष्ट्र को महत्व दिया। तो इस प्रकार राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य किस तरह से निभाएं, देखिए आप इसका उत्तर। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा के दौरान वहां की एक युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? युवती ने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसके इस कथन से पता चलता है कि उसकी दृष्टि में अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यही एक राष्ट्रवादी और देशभक्त की पहचान है। राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। हमें भी उस युवती की तरह राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमें अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बल्कि भारतीय कहना चाहिए। अपने देश को साफ स्वच्छ बनाकर यहाँ के नियमों का पालन करके तथा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करके हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपना देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको बच्चों? स्पष्ट हो गया है कि हमें अपने धर्म संप्रदाय को, कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या हैं, इसको ना मानकर केवल राष्ट्र को महत्व देना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रीय हैं। अपने देश को सुंदर बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए हमें स्वयं भी प्रयास करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस कार्य के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकास कर सके। हम सब नदियों और पर्वतों के ऋणी हैं। कैसे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हम सब नदियों और पर्वतों के ऋणी हैं। यह कथन सत्य है। नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी हैं। ये सभी जीवों की प्यास बुझाती हैं और हमारे खेतों को अपने जल से सींचकर हमें अन्न प्रदान करती हैं। इसी प्रकार पर्वत मानसून को रोककर वर्षा कराते हैं। प्रकृति ने पर्वतों पर ही जल संचय की व्यवस्था की है। समुद्र से बादलों के रूप में जो जल उठता है वह पर्वतों पर जाकर बर्फ के रूप में जम जाता है। गर्मी के मौसम में यही बर्फ पिघलकर नदियों और झरनों के रूप में हमें जीवन प्रदान करता है। इसके अलावा
पर्वतों पर अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। पर्यटन के लिए भी पर्वत रमणीय स्थल होते हैं। अतः हम नदियों और पर्वतों के ऋणी हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये देखिए बेटा, आंसर जो है वो एक जनरल आंसर है। ठीक है कि पाठ के आधार पर आपसे पूछा गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें हमने जितनी भी चीजें बताई हैं, आम तौर पर हम अभी तक इन चीजों को पढ़ते चले आ रहे हैं कि किस तरह से नदियां हमारे लिए सहायक होती हैं और पर्वतों से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है, वर्षा कराने में किस तरह से हमारे लिए सहायक होते हैं। तो ये एक आपका जनरल आंसर है। एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने शब्दों में आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। महानगरों की भाव शून्यता एवं एकाकी जीवन शैली से उबरने का एक माध्यम यात्राएं हो सकती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक स्थान पर रहते रहते हमारी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे जैसे समाप्ति सी होती चली जाती है, हम भाव शून्य हो जाते हैं, एकाकी यानी अकेला जीवन व्यतीत करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक उदासी की भावना आ जाती है, एक हीनता सी भावना आ जाती है। तो क्या यात्राएं इनसे उभरने का माध्यम है? तो देखिए, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में शहरी जीवन की भाग दौड़ और मनुष्य का अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया ने उसे एकाकी बना दिया है। मनुष्य अकेला क्यों हो गया है? क्योंकि उसकी जो दैनिक इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वह काम में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं है। वह अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है। आज उसका जीवन केवल स्वयं एवं अपने परिवार तक ही सिमट गया है। उसमें निरंतर भाव शून्यता रूपी अवगुण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका का प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर अर्थात हिमालय पर गिरी बर्फ, सतत प्रवाहमान झरने, अत्यंत वेग से गिरती तीस्ता नदी, प्रियता व रोडोडेंड्रों के महकते फूल इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य से आसक्त होकर यह सोचना कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, यह स्पष्ट करता है कि यात्राएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। कि मतलब जितने भी प्राकृतिक दृश्य लेखिका ने वहां पर देखे, उनसे वह इतनी अधिक आनंद विभोर हो गई कि मानो थोड़े समय के लिए वह अपने एकाकी जीवन को भूल गई। जो भाव शून्य उसका जीवन हो गया था, वह उसको भुला बैठी और पूरी तरह से वह उस प्राकृतिक दृश्य को आत्मसात करने में लगी रही। तो इसलिए उनका कहना कि यात्राएं मनुष्य को भाव शून्यता से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। किस दृश्य को देखकर लेखिका चीख पड़ी? लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था। पहाड़ी औरतें गाय चराकर लौट रही थी। कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। मान लीजिए जो बागानों से पत्तियां तोड़ रही थी युवतियां, वह यौवन से परिपूर्ण थी और उनका परिश्रम करने के कारण चेहरा जो है वो दमक रहा था, गुलाबी चेहरा था उनका। उनमें एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था, जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ी। उन युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। मान लीजिए हरे हरे चाय के बैगानों के बीच में लाल रंग का बोकू पहनी हुई जो स्त्री है वो इतनी सुंदर लग रही थी, और ऊपर से उस समय सूर्यास्त हो रहा था। तो सूर्यास्त होने के समय उसकी भी लालिमा होती है। तो उसमें जो उसका दृश्य था, उसकी जो सुंदरता थी, वह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी, जो लेखिका के लिए असह्य हो रही थी। वह उस सुंदरता को देखकर चीख पड़ी थी। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है?
कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग हुई थी। मतलब जो गाइड हमारी फिल्म है, पिक्चर है, उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? कवि लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। तिब्बत के चीज खे बामसन ने लेप्चाओ के शोमेंग से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब ये सारी चीजें कहाँ पर हुई थी? कवि लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। पहला हुआ था गाइड नामक पिक्चर की शूटिंग वहां पर हुई थी। दूसरा, तिब्बत के चीज खे बामसन ने लेप्चाओ के शोमेंग से कुंज तोग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरा, यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर भी है जो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल है। मतलब एक लंबे समय तक चले झगड़े के बाद जब वहां पर शांति वार्ता हुई तो उसका शुरुआती स्थल भी वहां पर ही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली व्यावसायिक प्रगति और विकास का इन स्थलों तथा प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस प्रभाव को रोकने के लिए एक सजग नागरिक के रूप में हम क्या प्रयास कर सकते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क्योंकि व्यावसायिक प्रगति के लिए, विकास के लिए ये जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, पर्वतीय स्थल हैं, इन पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? पर्वतीय क्षेत्रों पर होने वाली व्यावसायिक प्रगति और विकास का इन स्थलों तथा प्राकृतिक वातावरण पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विकास और प्रगति के नाम पर इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रदूषण चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है और तापमान में असामान्य वृद्धि हो रही है। पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इन स्थानों का प्राकृतिक सौंदर्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ये तो आपका देखिए कि जितना मनुष्य पहाड़ों को तोड़ता जा रहा है, पेड़ पौधों को समाप्त करता जा रहा है, दूर दूर तक लोगों के रहने के लिए बस्तियां बनती चली जा रही हैं, उसका दुष्परिणाम यह है कि हमारा प्राकृतिक संतुलन जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। प्रदूषण अति तेज गति से बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण पहले जो स्नोफॉल होता था अब उस स्नोफॉल में भी कमी आती चली जा रही है। पूरा ऋतु चक्र परिवर्तित हो गया। इस प्रभाव को रोकने के लिए एक सजग नागरिक के रूप में हम उल्लेखनीय प्रयास कर सकते हैं। हम लोगों को इन स्थलों के प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें सतत विकास का महत्व समझाकर प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को नगण्य कर सकते हैं। हम स्थानीय लोगों की सहायता से इन स्थलों के लिए विशेष सफाई अभियान चलाकर इन क्षेत्रों में फैली गंदगी को मिटा सकते हैं तथा साथ ही सैलानियों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार हम पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। जितने भी पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हैं, सैलानी कहते हैं पर्यटकों को या जो वहां पर भ्रमण करने के लिए गए हैं। आमतौर पर क्या होता है कि सैलानी जो भी कुछ खाते पीते हैं उस गंदगी कूड़े को वहीं फेंक देते हैं, जिससे कि वहां गंदगी बढ़ती चली जाती है, गंदगी के ढेर लग जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो एक आम या सजग नागरिक होने के कारण हम सैलानियों को भी जागरूक कर सकते हैं, उनसे भी कह सकते हैं कि यहाँ गंदगी मत फैलाइए, जो डस्टबिन वगैरह रखे हैं आप गंदगी को उसमें डालिए या अपने साथ रखिए। जहाँ भी जाकर आपको इस तरह के डस्टबिन वगैरह दिखाई देते हैं आप उनको उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से हम पर्वतीय क्षेत्रों को साफ सुथरा या स्वच्छ बना सकते हैं। साना साना हाजोड़ी पाठ की लेखिका का मन फौजी छावनी में लिखे वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो वाक्य को पढ़कर उदास क्यों हो गया, स्पष्ट कीजिए। मतलब जिस छावनी में, फौजी छावनी के पास वे वहां पर थी, तो वहां इस तरह का वाक्य लिखा हुआ था जिसे पढ़कर लेखिका उदासीन हो गई। साना साना हाजोड़ी पाठ की लेखिका जब गंतोक घूमने गई तब वह वहां पहुंची जहां चीन की सीमा के पास फौज छावनी थी। वहां लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। पढ़कर लेखिका उदास हो गई।
क्योंकि ये फौजी -15 सेंटीग्रेड तापमान में देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। पूरी मुस्तैदी से मतलब पूरे उत्साह और जोश के साथ अपना कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। ऐसे तापमान में पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। ऐसे में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए अपने परिवार से अलग रहकर हम देशवासियों के लिए हमारे फौजी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए उनके कठिन जीवन और त्याग को देखकर लेखिका उदास हो जाती है। आप देखिए कि जितने भी हमारे फौजी सैनिक होते हैं वे ऐसी सीमाओं पर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, जो कि अपने परिवार से बहुत दूर होते हैं। वहाँ उनका जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। समय से उन्हें ढंग से खाना पीना चीज नहीं मिलती, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जो हवा का दबाव है वो भी बहुत अधिक कम होता है कि श्वास लेना भी उनके लिए मुश्किल होता है। दूर दूर तक उनका संपर्क किसी से नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी वे हम सुरक्षित रह सकें, सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, उसके लिए वे अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। कटाव के सौंदर्य को देख लेखिका को बरबस किस कवि की स्मृति कौंध आई। लेखिका ने कटाव के अद्भुत सौंदर्य को देखा तो कवि मिल्टन की स्मृति जीवंत हो गई। मिल्टन, आपने इंग्लिश के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम सुना होगा। तो कवि मिल्टन की स्मृति माने याद जीवंत हो गई। उसके दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अमंगल करना चाहता है, तो वह दूसरों को नुकसान या अमंगल करने की जो उसकी वृत्ति, उसका जो आचरण, उसका जो व्यवहार है, वह अपने उस आचरण को भी भूल जाता है। इतना अधिक आनंद विभोर उससे हो जाता है। इसी तरह लेखिका भी कटाव के सौंदर्य को देख कह उठी थी कि कटाव का सौंदर्य ऐसा है जहां बड़े से बड़ा अपराधी भी कुछ क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब कटाव का सौंदर्य भी इतना अनुपम है, इतना अद्वितीय है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वह भी कुछ क्षण के लिए अपनी अपराधी वृत्ति को भूलकर बुद्ध के समान करुणा का अवतार बन जाता है। देश की प्रगति में श्रमिकों का विशेष योगदान है। वह पारिश्रमिक के साथ साथ सम्मान के भी अधिकारी हैं। इस पर अपने विचार दीजिए। वर्तमान में विश्व के जो राष्ट्र विकासशील या विकसित हैं, उनके विकासशील या विकसित होने में श्रमिकों का विशेष योगदान होता है। मतलब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने आप विकसित नहीं होता है जब तक कि लोगों का श्रम उसमें लगा हुआ नहीं होता है। तो जो श्रम करने वाला है वो श्रमिक कहलाता है। तो देशों के विकसित होने में श्रमिकों का विशेष योगदान होता है। इनके कारण ही ये राष्ट्र विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं कि शारीरिक कार्य करने में ही परिश्रम होता है। इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग भी परिश्रम करते हैं। ये लोग परिश्रम शारीरिक रूप में ना कर मानसिक रूप में करते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि राष्ट्र अपने परिश्रम के बल पर ही आज अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। किसी भी देश की प्रगति वहां के परिश्रमी नागरिकों पर निर्भर करती है। श्रमिकों के कार्य को कम आंकना एक बड़ी भूल है। अतः हम अपने श्रमिकों को पारिश्रमिक के साथ साथ यथोचित सम्मान देना चाहिए। श्रमिकों के शोषण पर लगाम लगानी चाहिए। श्रमिकों के श्रम का सही आकलन होना चाहिए तथा उनके परिवार की देखभाल की भी उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से श्रम कर रहा है हम केवल उसे ही श्रमिक करेंगे। श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक भी होता है और मानसिक श्रम भी होता है। तो दोनों का ही योगदान होता है किसी भी राष्ट्र को विकसित करने में या उसकी प्रगति करने में। तो जितने भी इंजीनियर, लेखक, इस तरह के लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वे मानसिक श्रम करते हैं। और बाकी जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे सड़कों का बनाना है, पुलों का बनाना है, रेलवे लाइन को डालना है, इस तरह के कार्य जो हैं वो शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक करते हैं। तो इसलिए हमें किसी के भी श्रम को कम नहीं आंकना चाहिए।
उनके श्रम के अनुसार उनको पारिश्रमिक भी देना चाहिए और उनका पूरा मान सम्मान भी करना चाहिए। लोगों की मान्यताएं प्रकृति के संरक्षण में सहायक होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दीजिए। मतलब जो हमारी मान्यताएं हैं वो प्रकृति के संरक्षण में कैसे सहायक होती हैं। देखिए इसका आंसर, लोगों की परंपराएं व मान्यताएं बहुत हद तक प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। प्राचीन काल में लोगों का पेड़ों को देव तुल्य समझकर उनकी पूजा करना, नदियों को जीवन उद्धारक समझते हुए उनका संरक्षण करना इसी मान्यता को सिद्ध करता है। अब आजकल तो हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। पहले के लोग पेड़ों को नहीं काटते थे। क्यों? क्योंकि पेड़ों को देवताओं के समान माना जाता था। कि जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ है, नीम है, इस तरह के बरगद है कि उसमें देवताओं का वास होता है, यह समझकर पेड़ों को नहीं काटा जाता था। ऐसे ही नदियां हैं कि हमारे जीवन का उद्धार करने में सहायक हैं, तो इसलिए नदियों को भी गंदा नहीं किया जाता था, उसमें भी प्रदूषण नहीं होता था। अब साना साना हाथ जोड़ी पाठ में खेदुम स्थल की घटना भी इसी तथ्य का समर्थन करती हुई प्रतीत होती है, जहां पर उस स्थान को देवी देवताओं का निवास मानकर यह कथा प्रचलित है कि वहां गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है और इस डर से लोग वहां गंदगी नहीं फैलाते। तो आप देखिए कि वहां पर जो खेदुम स्थान है वहां पर भी लोग डर के कारण गंदगी नहीं फैलाते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने, नदियों के जल को प्रदूषित करने आदि के कारण पर्यावरण में अत्यंत परिवर्तन हुए हैं, जो स्वयं मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों की परंपराएं प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। कि लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो किसी न किसी हद तक हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखती थी। लेकिन आज हम उन मान्यताओं को भूलते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता चला जा रहा है। हमें जिसे रोकने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने स्कूल के साथियों के साथ, अपनी कोचिंग के साथियों के साथ अधिक से अधिक उसे शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और यह बात हम रोज रोज आपसे कहते हैं। बच्चों, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर उत्साह और अधिक बढ़ता है कि हम उतनी रुचि और उत्साह के साथ आपके लिए परिश्रम करते हैं, आपके लिए अच्छा मटेरियल तैयार करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।